तो लास्ट क्लास में हम लोग टूल्स में एक टूल समाप्त कर चुके थे, दैट इज द एंजाइम्स। एंजाइम्स बायोटेक्नोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, और उस एंजाइम्स में भी एक वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। और लास्ट क्लास में हमने पूरा क्लास में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के बारे में ही समझा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की कैसे डिस्कवरी हुई, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कितने टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नोमेनक्लेचर। यहां पे जाके हमारा एंजाइम टूल्स समाप्त होता है। आज हम लेते हैं दूसरा टूल्स, वेक्टर डीएनए। कोई मुझे बताओ जल्दी से, वेक्टर डीएनए ये जाने वाली है या लेके जाने वाली है? लेके जाने लेके वाली। जाना लेकर है। जाने वाली है। वेक्टर डीएनए मींस कैरियर, कैरियर डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। वेक्टर डीएनए तो क्या है? वेक्टर डीएनए कोई भी वेक्टर डीएनए होता है। किसी को भी ट्रेन बना देते हैं क्या? बताओ, किसी को भी तो ट्रेन नहीं बना देते। ट्रेन का अपना एक फीचर होता है। तो ट्रेन का क्या फीचर है? इतने सीट होने चाहिए, वो पटरी पे चलनी चाहिए, है, इंजन होना चाहिए, उसका कुछ फीचर है ना। तो यानी कि स्पेशल थिंग्स को ही हम ट्रेन बनाते हैं, स्पेशल गाड़ी को ही हम ट्रेन बनाते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि डीएनए तो बहुत सारे हैं, स्पेशल डीएनए मॉलिक्यूल विच कैन कैरी योर डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जीन जो आपका इंटरेस्ट ऑफ जीन है, उसको कैरी करे कहां से कहां, डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल तक कैरी करे। अगर ऐसा कोई वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है, अगर ऐसा कोई डीएनए मॉलिक्यूल है जो डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल तक कैरी कर सकता है, तो ऐसे स्पेशल डीएनए मॉलिक्यूल को हम वेक्टर डीएनए या कैरियर डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। सो दिस इज वेक्टर डीएनए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक वेक्टर डीएनए के पास खुद की सेल्फ रेप्लिकेशन एबिलिटी होती है, जो कि बड़ा ही यूनिक है वेक्टर डीएनए के लिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द वेक्टर डीएनए आपको सर्कुलर वेक्टर डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए के तौर पे मिलेंगे। वैसे तो कई सारे वेक्टर डीएनए आज आपको मैं बताने वाला हूं। सपोज दैट कि वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है, राइट। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि ये आपका डिजायर्ड जीन है, ओके। अब सपोज दैट कि ये डिजायर्ड जीन को आपने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया ना। अपने डिजायर्ड जीन को क्या क्या इंसर्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, आपने इसको ट्रांसफर भी कर दिया होस्ट सेल में। कल को होस्ट सेल में इस डिजायर्ड जीन का नंबर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ना। तो इस डिजायर्ड जीन का कॉपी कौन बनाएगा? ये जो पूरा का पूरा वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है, जिसके साथ आप उसको अटैच करके आरडीएनए बना के भेज रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल के पास सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी होता है। तो ये जब खुद अपना पूरा रेप्लिकेशन करता है, तो उसी दौरान इसका भी रेप्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि अब ये वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो चुका है, उसका पार्ट बन चुका है। तो ये वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल की बड़ी ही यूनिक प्रॉपर्टी है, सेल्फ रेप्लिकेशन एबिलिटी। डीएनए के पास रेप्लिकेशन एबिलिटी होता ही है, इसीलिए ये अपना क्लोन खुद बना सकता है, अपना रेप्लिका खुद बना सकता है। और इसीलिए ये डिजायर्ड जीन का भी क्लोन बना सकता है, क्योंकि उसको अपने साथ ही अटैच करवा लेता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक वेक्टर डीएनए, हम मान लो सपोज दैट कि ये हमारा डिजायर्ड जीन है, सपोज दैट, तो हम इस डिजायर्ड जीन के लिए कौन सा वेक्टर डीएनए चूज करेंगे? सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए दो बातों पर डिपेंड करती है। एक, जाने वाले की साइज क्या है, ये किस साइज का डिजायर्ड जीन है। अब आपको पता है कि डीएनए में हम साइज किस टर्म्स में मेजर करते हैं? किलो बेस, अरे बेस पेयर, किलो बेस पेयर, फलाने बेस पेयर डिस्टेंस में मेजर करते हैं ना डीएनए का लेंथ। तो हम यस कौन सर। सा वेक्टर डीएनए लेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा जाने वाली जो डिजायर्ड जीन है उसका साइज क्या है, एंड दूसरा, जहां जाएगी मतलब होस्ट सेल, होस्ट सेल जहां जाएगी उस होस्ट सेल का टाइप क्या है। तो जो ये वेक्टर डीएनए आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल, ये दो बातों पर डिपेंड करती है। जाने वाली की साइज क्या है, जहां जाएगी उसकी टाइप क्या है। दैट मीन्स टाइप ऑफ, sorry, size of desired gene and type of host cell will decide the type of vector DNA। वेक्टर डीएनए। एक मिनट रुक जाओ यार, एसी का मोड किधर है? ठीक है। तो जाने वाले की साइज क्या है और जहां जाएगी उसकी टाइप क्या है, इस पे डिपेंड करता है आपका कि आपका वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल क्या होगा। ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक वेक्टर डीएनए के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए।
वेक्टर डीएनए शुड हैव मेनी प्रॉपर्टीज। हम आपके साथ 3 मेन प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं कि एक वेक्टर डीएनए के पास ये प्रॉपर्टी है तो हम मानेंगे कि वो वेक्टर डीएनए एक अच्छा वेक्टर डीएनए, एक अच्छा ट्रेन है, वो एक अच्छा कैरियर मॉलिक्यूल है। वो 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ ओ आर आई। ओ आर आई का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मॉलिक्यूलर में पढ़ा चुका हूँ। ओ आर आई, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैं कह रहा हूं कि ये कोई वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है। वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल में कोई पर्टिकुलर साइट होगा ना, अगर ये सेल्फ रेप्लिकेशन करता है तो कोई पर्टिकुलर साइट होगा ना जहां सेल्फ रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और आपको पता है कि सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल में इस जो और आई साइट है इसके इधर और इधर दोनों साइड एट अ टाइम रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ये नो? और आपको ये भी पता है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए मॉलिक्यूल में एक ही और आई साइट होता है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए मॉलिक्यूल में मोर देन 1 और आई साइट होता है। पढ़ा रखा हो इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है? तो प्रेजेंस ऑफ ओआरआई, अगर वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है तो उसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन एबिलिटी है और उसके पास ओआरआई भी होना चाहिए, फर्स्ट वन। सेकंड वन, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन। अभी इसका मतलब भी समझाऊंगा। एक बात बताओ, क्यों होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन? एक बात बताओ, ये होस्ट सेल है, सुना ध्यान से, ये होस्ट सेल है। जिस होस्ट सेल में आप यहां पर मान लो कि डिजायर्ड जीन आपने जोड़ दिया और आरडीएनए बना दिया। वेक्टर डीएनए के साथ जब डिजायर्ड डीएनए जुड़ता है तो क्या बनता है बताओ? रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है ना, आरडीएनए। आरडीएनए बन गया। अब जब आप इसको ट्रांसफर कर देंगे इसके अंदर, चलो कर दिया, लेकिन एक बार बताओ, जहां ट्रांसफर किए हैं तो क्या उसका खुद का पहले से कोई अपना डीएनए मॉलिक्यूल नहीं होगा? उसका अपना जेनेटिक मैटर नहीं होगा? होगा ना यार। अगर प्रोकैरियोट हो तो मान लो उसका ये वाला डीएनए मॉलिक्यूल, अगर यूकैरियोट हो तो ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल होगा। अपना डीएनए मॉलिक्यूल तो उसका होगा ना पहले से। अब उसमें आप आज क्या भेज रहे हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल भेज के आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि हाँ हाँ ट्रांसफर हो गया है। तो कैसे पता करेंगे? आंख से थोड़ी दिखता है। तो कैसे पता करेंगे कि हाँ हाँ ट्रांसफर हो गया है? तो उसके लिए इस वेक्टर डीएनए के पास ही कुछ स्पेसिफिक जीन होते हैं और वो स्पेसिफिक जीन ही सेलेक्टेबल मार्कर जीन कहलाते हैं। वो स्पेसिफिक जीन यहां जाके एक्सप्रेस होता है और उसका एक्सप्रेशन से आप पता कर लेते हैं कि हाँ 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 ट्रांसफर हो चुका है डीएनए, क्योंकि वेक्टर डीएनए का सेलेक्टेबल मार्कर जीन एक्सप्रेशन दिखा रहा है। तो इससे आप पता कर लेते हैं कि हाँ हाँ आरडीएनए का ट्रांसफर हो चुका है। तो दूसरा, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए। एंड एट लास्ट, कि एक वेक्टर डीएनए पर आप यहाँ पे डिजायर्ड जीन जोड़े हैं, तो मुझे एक बार बताओ, डिजायर्ड जीन जब आप जोड़े हैं तो वहां पे कट लगाए होंगे ना जी पहले, यस और नो? अरे कट लगा के ना डिजायर्ड जीन जोड़े होंगे। तो मुझे बताओ, कट लगाने के लिए यस वहां पे सर। रेस्ट्रिक्शन साइट चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। विदाउट रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ से बात बनने वाला है? नहीं बनने वाला है ना। तो वहां पे रेस्ट्रिक्शन साइट भी चाहिए। अभी मैं तीनों को एलोबरेट भी करूंगा, डोंट वरी। तो एक वेक्टर डीएनए के पास आपको रेस्ट्रिक्शन साइट चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर जीन चाहिए और ओआरआई चाहिए। अब मैं एक एक करके सारे फीचर को लेता हूं। फर्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ ओआरआई साइट। प्रेजेंस ऑफ ओआरआई साइट, एक एक करके सारे फीचर लेते हैं। ओआरआई साइट का मतलब क्या था? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने पहले ही बोल दिया कि एक वेक्टर डीएनए उसको सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी दिखाना है, तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए उसके पास ओआरआई साइट होना ही चाहिए, यस और नो? अब मुझे बताओ, एक कोई भी वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल एटलीस्ट उसके पास कितना ओआरआई साइट होना चाहिए? एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए ना यार। 1। अगर वो प्रोकैरियोटिक तो 1 ही होगा। अगर मान लो कि ऐसा वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है जो यूकैरियोट से मिलता है, वेक्टर डीएनए की बात कर रहे हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात नहीं कर रहे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम केवल कहां से मिलता है? प्रोकैरियोटिक सिस्टम से। वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल तो प्रोकैरियोटिक डीएनए भी और यूकैरियोटिक डीएनए दोनों यूज होता है एज वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। तो कोई भी वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल एटलीस्ट उसके पास एक और आई तो होना ही चाहिए ना, यस और नो? अच्छा बताओ यस। कि और आई की वजह से ही मान लो कि रेप्ली ये है, ठीक है, और यहाँ पे और आई साइट है, क्या ये और आई की वजह से ही जाके होस्ट सेल के अंदर ये डीएनए मॉलिक्यूल अपना कॉपी बनाएगा ज्यादा से ज्यादा? और यहाँ पे अगर कोई डिजायर्ड जीन जुड़ा है तो उसका भी ज्यादा से ज्यादा कॉपी बनेगा, हाई कॉपी बन जाएगा, ज्यादा ज्यादा कॉपी बन जाएगा। तो क्या मैं इस और आई को हाई कॉपी नंबर टाइप बोल सकता हूँ? क्योंकि और आई की वजह से ही होस्ट सेल के अंदर जाके डिजायर्ड जीन और वेक्टर डीएनए दोनों का नंबर बढ़ रहा है। इट इज ड्यू टू और आई। अगर और आई नहीं होता तो ये सब सारा खेल तो नहीं होता ना। तो और आई के बारे में बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। कोई आपसे पूछ सकता है
कि ओराई किसका फीचर है, तो ओराई इज द फीचर ऑफ व्हाट, वेक्टर डीएनए या डिजायर्ड जीन या रेसिस्टेंस एंजाइम, किसका, वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल वेक्टर का डीएनए। प्रॉपर्टी होना ही चाहिए। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज दैट कि आप वही वाला एग्जांपल ले लो कि आप पटना से कहां जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। आप जब पटना से दिल्ली गए और दिल्ली में भीड़ लगी है, ठीक है, दिल्ली में क्या लगी है, भीड़ है, स्टेशन पे बहुत सारे भीड़ लगे हैं। अब दिल्ली में जाने के बाद आपको वहां पे आपका आदमी कैसे पहचानेगा कि आप ही हो और जो आप पहुंच गए हो। फॉर एग्जाम्पल कि दिल्ली में तो बहुत सारे लोग हैं, अब वहां पे सपोज दैट कि आप किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग को अटेंड करने गए हैं, साइंटिफिक ट्रेनिंग है वहां पे, कोई रिसर्च पर्पज से आप गए वहां पे और वहां पे कोई ट्रेनिंग को अटेंड करने गए, तो आप जाहिर सी बात है कि उस कम्युनिटी का मेंबर होंगे, यस और नो, तभी गए ना आप वहां, आप वहां गए तो इसका मतलब आपको एक आईडी कार्ड मिला होगा। अब सपोज करो कि दिल्ली में मैं प्लेटफॉर्म पे उतरा और प्लेटफॉर्म पे उतरने के बाद मैं सोच रहा हूं जहां मैं अपना आईडी कार्ड तो लाया ही नहीं, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो आपको आईडी कार्ड घर से पहन के जाना चाहिए था। अब मान लो कि मेरे पास ये आईडी कार्ड है और मैं इसको गले में लटका लूं, ठीक है, और मेरा आईडी कार्ड है, ठीक है, अब मैं जैसे वहां उतरूंगा तो ये आईडी कार्ड देखने के साथ कोई भी मुझे पहचान लेगा कि नहीं पहचान लेगा, हाँ हाँ मैं उसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग का मेंबर हूं जो ट्रेनिंग में अटेंड करना है, यस और नो, बिल्कुल। यस तो इससे सर। सामने वाले को भी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ वो आदमी पहुंच चुका है। और दूसरा, मैं ये आईडी कार्ड जो लेके गया हूँ किसी पर्पज से लेके गया हूँ ना, ट्रेनिंग करने गया हूँ, तो वहां ट्रेनिंग करूंगा तो ट्रेनिंग का एक्सप्रेशन भी दिखेगा नहीं दिखेगा, तो उस ट्रेनिंग के एक्सप्रेशन से भी तो पहचान सकता है ना लोग। एक बात बताओ, मैं गया हूँ कि किसी साइंटिफिक ट्रेनिंग के पर्पज से मैं गया हूँ, मैं वहां जाकर बम तो नहीं बनाऊंगा ना। और वहां जाके अगर बम बन रहा है और साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि मैं वहां नहीं पहुंचाऊं, या फिर सही आदमी वहां नहीं पहुंचा है। और मैं वहां जा रहा हूँ, वहां बम नहीं बन रहा है लेकिन साइंटिफिक ट्रेनिंग गोइंग ऑन है, इसका मतलब मैं पहुंच चुका हूँ और सही आदमी ही आया है, ये सुनो। यही काम है सेलेक्टेबल मार्कर, जिनका नाम से पता चला सेलेक्टेबल, ये सेलेक्ट करके आपको बताता है, ये आपको सेलेक्ट करके बताता है कि जिसको आना था वही आया है, सेलेक्टेड आया है। मार्कर पहचान के बताता है जीन, यानी कि ये ऐसा जीन है जो आपको होस्ट सेल के अंदर जो भीड़ है डीएनए का वहां पे आपको सेलेक्ट करके बताता है, मार्क करके बताता है कि हाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है, ये जीन अपने एक्सप्रेशन से बताता है। तो आप सेलेक्टेबल मार्कर जीन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज स्पेशल जीन सीक्वेंस found in vector DNA which helps in identification or isolation of vector DNA in the host cell। मैं दिल्ली गया, मुझे किसी ने पहचान लिया कि हाँ ये तो वही आदमी है जिसको आना था ट्रेनिंग में, उसने मुझे आइडेंटिफाई किया एंड आइसोलेट भी किया कि चलिए वहां पे ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आप एक होस्ट सेल के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए को या वेक्टर डीएनए को आइडेंटिफाई और आइसोलेट करने में हेल्प करता है आपको कौन, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। प्रेजेंस मतलब कि सेलेक्टर और मार्कर जीन के आपके सिलेबस में दो एग्जांपल हम बताते हैं, वन इज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन एंड सेकंड वन इज एंजाइम जीन। पहले हम बात करते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन की। पहली बात, जिसने भी नोट्स बनाया है यहां गलत लिखा है, सही करो। एंटीबायोटिक रेस्ट्रिक्शन जीन क्या होता है भैया, किसका नोट्स था भाई, ये कुछ भी लिख गए यार, फटाफट जो भी हो, मुझे नाम वाम याद नहीं किसका है, इतना ज्यादा करेक्शन है, सही करो यहाँ पे, मुझे अभी ध्यान में आ रहा है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, नॉट रेस्ट्रिक्शन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, सही करो उसको, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्या होता है। जैसे सपोज करो आप लोग क्या हो चुके हैं ना, आप लोग टीचर रेसिस्टेंस हो चुके हैं, आपको टीचर कुछ भी बोलता है फर्क नहीं पड़ता आपको, आप रेसिस्टेंट हो चुके हैं। मैं कुछ भी बोल दूं, रिकॉर्डेड डालना बंद कर दिया ताकि बच्चे लाइव क्लास अच्छे से अटेंड करने, फिर भी नहीं करते। जब रिकॉर्डेड डालता था तो भी नहीं करते थे। पढ़ने बोलते हैं तो नहीं पढ़ते हैं, प्रेम से बोले तो भी नहीं पढ़ते हैं, लात जूता घुसा मारे तो भी नहीं पढ़ते, रेसिस्टेंट हो चुके हैं आप, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एज रेसिस्टेंस। बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता है। कैसे होता है, सपोज करो कोई बैक्टीरिया है, किसी किसी बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता है, क्यों,
क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया के पास जो ये मान लो कि उसका मेन डीएनए, ये मेन डीएनए जिसको बोलते हैं क्रोमोजोमल डीएनए। क्रोमोजोमल डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के पास सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए में बहुत सारी बैक्टीरिया के पास स्पेसिफिक जीन होता है जिसे हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन कहते हैं। और इसी प्लाज्मिड डीएनए को हम एज वेक्टर डीएनए यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बैक्टीरिया से निकाल के। तो ये ऐसा वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है बैक्टीरिया का जिसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन भी है। और हम इस प्लाज्मिड डीएनए के जो है वेक्टर डीएनए यूज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इसके सेलेक्टेबल मार्कर जीन को, मतलब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को हम एज ए सेलेक्टेबल मार्कर जीन यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। कैसे, आप समझना है बात। ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन कैसे इस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस दिला रहा है, आप इस पे फोकस करो। सपोज दैट ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन अम्पलीसिलिन के लिए, अम्पलीसिलिन एंटीबायोटिक का नाम है, अम्पलीसिलिन के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि ये जीन का नाम क्या है, AMPR लिख दूंगा यहाँ पे मैं ऊपर में, AMPR मतलब अम्पलीसिलिन रेसिस्टेंस, AMPR अम्पलीसिलिन रेसिस्टेंस जीन। अब मैं कहता हूं कि कल को अगर आप इस बैक्टीरिया को अम्पलीसिलिन डालोगे तो ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा, सुनना। अम्पलीसिलिन जो भी मॉलिक्यूल है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर ये जो अम्पलीसिलिन रेसिस्टेंस जीन है, ये जीन एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ के इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज ला देगा और ये मॉलिक्यूल अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रह पाएगा जो एंटीबायोटिक है, और वो इस बैक्टीरिया पे एक्ट ही नहीं कर पाएगा। यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कुछ ऐसा प्रोटीनियस कंपोनेंट और प्रोडक्ट बना रहा है जो एंटीबायोटिक्स के साथ रिएक्शन करके, उसके साथ केमिकली बाइंड करके एंटीबायोटिक्स के अंदर स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन चेंज लाके उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं, जिससे एंटीबायोटिक एक्टिव नहीं रह पाता है और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे काम नहीं कर पाता है, और ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से मरता नहीं है। सपोज करो कि किसी बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है, उसके पास प्लाज्मिड डीएनए है, लेकिन हर, मैंने क्या बोला, हर बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो सपोज करो उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है अम्पलीसिलिन के लिए फॉर एग्जांपल, तो कल को जब मैं इसको अम्पलीसिलिन दूंगा तो ये बैक्टीरिया, ये जो एंटीबायोटिक है इस बैक्टीरिया को जाके किल करेगा। अब देखो एंटीबायोटिक जो होते हैं वो बैक्टीरिया को किल करने के दो तरीके के मैकेनिज्म अपनाते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारने का दो तरीके का दो तरीका अपनाता है। ब्रॉडली बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत टाइप है एंटीबायोटिक के। एक तो क्या कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में जाके डिस्टर्ब करना है, जैसे पेनिसिलिन, याद है बताया था। पेनिसिलिन क्या करता है, सेल वॉल को क्या करता है, सेल वॉल को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, एक्चुअल में ब्रेक नहीं बॉन्ड करता को है, तोड़ देता है। एक्चुअल में ब्रेक नहीं करता है, एक्चुअल में सेल वॉल का प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होने देता। एक्चुअल ये है कि सेल वॉल का प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होने देता है। और बताओ अगर बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है तो नए वाले जो बैक्टीरिया बनेंगे उसमें सेल वॉल बनना चाहिए ना, तो नया वाला बैक्टीरिया में प्रॉपर सेल वॉल बनने ही नहीं देगा, तो बैक्टीरिया डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा पाएगा क्या, नहीं। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि पेनिसिलिन बताओ स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस आया बैक्टीरिया में या फंक्शनल स्ट्रक्चरल, और अगर स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस आया तो बैक्टीरिया ऐसे ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या होता है कि कोई एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीन के साथ बाइंड करके, बैक्टीरिया के राइबोसोम के साथ बाइंड करके बैक्टीरिया के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है बैक्टीरियोसाइडल, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं, कैसे, बाय स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस। और बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है, बैक्टीरिया के फंक्शन, जो बैक्टीरिया है उसी के फंक्शन को डिस्टर्ब करके मार देते हैं। तो खैर उसमें छोड़ो, आप एंटीबायोटिक में उतना मत घुसो, अभी मैं जब पढ़ाऊंगा एंटीबायोटिक अलग से बता दूंगा। बस अभी ब्रॉडली दिमाग में ये सोचो कि बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होता है, और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ऐसा कंपाउंड और केमिकल बनाती है जो उसके साथ बाइंड करके उस एंटीबायोटिक के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है और बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से नहीं मरता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। तो आप बोलोगे सर ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन जो है बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस दे रहा है, तो इससे हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये एज ए सेलेक्टेबल मार्कर जीन में एक्ट कर रहा है। तो बता रहा हूं, सपोज करो ये होस्ट सेल है, तो मुझे बताओ जब आप ट्रांसफर करेंगे तो एक होस्ट सेल में करेंगे या कई सारे होस्ट सेल में करेंगे ट्रांसफर आरडीएनए, ऑब्वियस बात है कई सारे में एक करेंगे। होस्ट अरे भैया सब कई सारे सेल में, एक पर्टिकुलर सेल में ट्रांसफर होता है क्या, कई में या सब में। कई सारे सेल में जाएगा। तो जहां भी गया ये लो गया गया।
अगर अगर इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, फॉर एग्जांपल ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, मान लो कि एम्पलीसिलिन के लिए ये, और आपको पहले से पता है कि वेक्टर डीएनए के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, और आपका डिजायर्ड जीन भी जा चुका है, ये लो ये आपका डिजायर्ड जीन है, ये लो ये आपका डिजायर्ड जीन भी आ चुका है साथ में। लेकिन आप ये कंफर्म कैसे करेंगे कि डिजायर्ड जीन जिस प्लाज्मिड डीएनए के साथ जुड़ा हुआ था, जिस वेक्टर डीएनए के साथ जुड़ा हुआ था, वो पहुंच चुका है वहां? तो कैसे कंफर्म करेंगे? अब आप क्या करो, इन सभी होस्ट सेल पे अप्लाई करके देखो एम्पलीसिलिन, एम्पलीसिलिन डाल दो कल्चर मीडियम में। अगर एम्पलीसिलिन आपने डाल दिया और ये सेल मर गया, अगर ये सारे सेल मर गए एम्पलीसिलिन डालने के बाद, तो मुझे बताओ आपका डीएनए ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है? हो गया। नहीं हुआ है। अरे भैया मर गए, मर गए इसका मतलब इसके यहाँ अभी एम्पलीसिलिन जीन नहीं पहुंचा है, और एम्पलीसिलिन जीन आरडीएनए में ही था, क्योंकि वो वेक्टर डीएनए में था। अरे भैया ये क्या है, ये ब्लैक वाली क्या है, डिजायर्ड जीन, और ये पूरी ग्रीन वाली क्या है, वेक्टर डीएनए, और वेक्टर डीएनए में ये येलो वाली क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। और जब आपने इस सेल को एम्पलीसिलिन डाला, मैं कह रहा हूँ कि सेल मर गया, इसका मतलब यहाँ पे येलो वाला जीन नहीं आया है, इसका मतलब इन यस। सेल के पास अभी एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो पाया है। अब मैं कह रहा हूं कि जब आपने एम्पलीसिलिन डाला तो इसमें से कोई भी सेल मरा नहीं, नहीं मरा, इसका मतलब यहां पर एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंस जीन आ चुका है, और यहां अगर एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंस जीन आ चुका है, इसका मतलब कि यहां पर आरडीएनए का ट्रांसफर हो चुका है। तो मुझे बताओ इन पर्टिकुलर होस्ट सेल में आरडीएनए का ट्रांसफर हो चुका है, इस बात का सिलेक्शन आप किस बेसिस पर किए? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑन द वेक्टर डीएनए, यस और नो? यस और नो? यस। अब ऐसे कई सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, भरे पड़े हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी में मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल बताए गए हैं टेट्रासाइक्लिन, एम्पलीसिलिन, ऐसे ही कई सारे एंटीबायोटिक हैं। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंस जीन दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हैं, जो कि एज ए यूज हो रहे हैं सिलेक्टेबल मार्कर जीन। फिर ऐसे ही एंजाइम जीन भी है, ऐसे ही एंजाइम जीन भी है। चलो सपोज करो कि किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के पास, किसी पर्टिकुलर वेक्टर डीएनए के पास, ये वेक्टर डीएनए है, आपने उसमें क्या जोड़ दिया, डिजायर्ड जीन, तो क्या बन गया, क्या बन गया, आरडीएनए। आरडीएनए। अब मैं कह रहा हूं कि इसके पास कोई पर्टिकुलर ऐसा जीन है जो कलर कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है, कलर, मतलब कि आप इसमें कोई कलरलेस सब्सटेंस देते हैं, मतलब व्हाइट कलर का कोई सब्सटेंस दिया आपने, जब आप व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिए तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट। इस जीन ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जिसने इस व्हाइट कलर को ब्लू कलर में कन्वर्ट किया है। सुना ध्यान से क्या बोला मैंने, ये जीन एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, बेसिकली वो एंजाइम है, एक ऐसा एंजाइम बनाया है जो इस व्हाइट कलर्ड कंपाउंड को ब्लू कलर कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे बताओ अगर कल आपको, इसी में आप डिजायर जीन जोड़ दिए, कल आपको होस्ट सेल में पता करना है कि गया या नहीं गया, मैं बोल रहा हूँ ये नंबर 1 सेल है, ये नंबर 2 सेल है, ध्यान से देखना, ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 नंबर 2 है, और मैं कह रहा हूं कि आपने एक्स कंपाउंड डाला, कोई व्हाइट कलर का कंपाउंड है, इसमें भी डाला और इसमें भी डाला, पता चल रहा है, ये व्हाइट कलर का देखो डाल रहा हूं, व्हाइट कलर का डाल रहा हूं, देखो पता चल रहा है, डाला, थोड़े देर के बाद आपको इसमें ब्लू कलर देखने को मिला, लेकिन इसमें ब्लू कलर देखने को नहीं मिला, तो आप क्या बताएंगे किसमें आरडीएनए का ट्रांसफर हुआ है, किसमें नहीं हुआ है? डिजायर्ड जीन कहाँ पे जोड़े हैं? डिजाइड जोड़ चुके हैं, यहाँ पे ऊपर वो देखो ना, ये ब्लैक वाली, ये ब्लैक वाली, मैंने तो आपको बोला, जिसमें ब्लू कलर, हाँ मैंने आपको जिसमें बोला, ब्लू कलर हैप्पी मैं, हुआ उसमें ट्रांसफर हुआ। हाँ मैंने आपको बोला, एक मिनट फिर से बता दे रहा हूँ कि ये कोई व्हाइट कलर कंपाउंड है, व्हाइट कलर मान लो उसको, व्हाइट कलर कंपाउंड है, उसको ब्लू में कन्वर्ट करने का काम है इस पर्टिकुलर जीन का, जो एज ए सेलेक्टर मार्कर जीन हो रहा है, एंजाइम जीन कह रहे हैं उसको, ठीक है, जो कि वेक्टर डीएनए के साथ ही होता है। तो मैं कह रहा हूं कि अब आपको मैं दो होस्ट सेल बताया, और मैं कह रहा हूं कि कोई व्हाइट कलर का कंपाउंड है जो मैंने इसमें भी दिया और इसमें भी ट्रांसफर किया, कर दिया, और थोड़ी देर बाद मुझे इस 1 नंबर वाले होस्ट सेल में ब्लू कलर देखने को मिला, लेकिन 2 नंबर में देखने को नहीं मिला। तो सृष्टि तुम बताओ कि किस केस में आरडीएनए का सक्सेसफुल ट्रांसफर हो चुका है, किस केस में नहीं हो पाया? फर्स्ट वाले केस में। क्या मैं 2 सवाल पूछा हूं, एक थोड़ी पूछा हूं? फर्स्ट वाले केस में क्या, फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में सक्सेसफुल हो गया। फर्स्ट वाले में सक्सेसफुल ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि
इस व्हाइट को ब्लू कलर में कन्वर्ट करने के लिए ये पिंक वाला एंजाइम चाहिए, और ये पिंक वाला एंजाइम इस जीन से ही मिलता है, यानी कि ये पूरा का पूरा सेटअप यहाँ ट्रांसफर हो चुका है, इसका मतलब आरडीएनए का ट्रांसफर हो चुका है। तो मुझे बताओ, क्या आप ये पर्टिकुलर एंजाइम जीन के प्रेजेंस के बेसिस पे बोल पा रहे हैं हो गया ट्रांसफर? हाँ, इसका मतलब ये एंजाइम जीन एज अ सेलेक्टेबल मार्कर जीन यूज हो रहा है यहाँ पे, एज ए सेलेक्टेबल मार्कर जीन यूज हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन। इसकी चर्चा आगे एंड तक होती रहेगी, इसको दिमाग में एक बार में सेट कर लो अच्छे से, ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट। चलिए उस पर चलते हैं। देखो एक बात है, आपके लेवल पर रेस्ट्रिक्शन साइट और क्लोनिंग साइट एक ही बताते हैं, जैसे कि कल रिकॉग्निशन साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट में बात कर रहा था, एक ही एंजाइम में, किसमें? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में। ऐसे ही एक वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल पर क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट एक ही बताते हैं, लेकिन एक होता नहीं है, मतलब मीनिंग एक नहीं होता है, जगह एक ही है लेकिन मीनिंग एक नहीं है। तो क्या है, समझिएगा ध्यान से, हर चीज लिखाऊंगा नहीं नोट्स में, अपने भाषा में लिखा करो, इतने मैच्योर हो चुके हो, ठीक है, सुन के लिख लिया करो। हाँ या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख लिया करो, ठीक है। ये मान लो क्या है, वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है। इस वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल पे अभी मैंने क्या बोला, सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए। मान लो कि ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन है, ये भी सेलेक्टेबल मार्कर जीन है। मैंने क्या बोला, ओआरआई होनी चाहिए, या मान लो एक ओआरआई है, ठीक है, सब कुछ है। अब मैं कह रहा हूं कि इसके पास बहुत सारे क्या होने चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए। अभी मैंने रेस्ट्रिक्शन साइट बोला है, ये देखो, 1 2 3 4 5 6, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 6 बनाया। तो मैं कह रहा हूं कि ये पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 के लिए, क्या बोला मैंने, पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 के लिए ये रेस्ट्रिक्शन साइट है RS1, चलेगा। अब ऐसे ही 2 के लिए 2 है, मतलब RE2 के लिए RS2 है। ऐसे ही RE3 के लिए RS3 है। ऐसे ही RE4 के लिए RS4 है। ऐसे ही RE5 के लिए RS5 है। ऐसे ही RE6 के लिए RS6 है। यानी कि ये पर्टिकुलर एंजाइम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 है वो केवल यहीं कट लगाएगा, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 केवल यहीं पे कट लगाएगा, क्योंकि आपको पता है कि RE का स्पेसिफिक RS होता है और RS का स्पेसिफिक RE होता है। ये थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम केवल रेस्ट्रिक्शन साइट 3 पे ही कट लगाएगा। फोर्थ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम केवल रेस्ट्रिक्शन साइट 4 पे कट लगाएगा। फिफ्थ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम केवल फिफ्थ रेस्ट्रिक्शन साइट पे कट लगाएगा। सिक्स्थ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम केवल सिक्स्थ रेस्ट्रिक्शन साइट पे कट लगाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, तो अभी जो मैंने ब्लैक ब्लैक डॉट से बनाया है वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट है, RS है, पता चल रहा है आपको। जब कट लग जाएगा, क्या बोल रहा हूं मैं, जब कट लग जाएगा तो क्या ये मॉलिक्यूल यहां से हट जाएगा, मतलब ये पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल यहां से कट के हट जाएगा? हाँ बिल्कुल। अरे भैया आरी का तो काम ही यही था, आरी का तो काम ही यही था भैया। सपोज दैट कि सारे एंजाइम एक्टिव हो गए, मैंने एग्जांपल लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। हालांकि एट ए टाइम आप एक ही एंजाइम यूज करते हो एक्सपेरिमेंट में, या 2 भी कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैंने सपोज दैट कि सारे एंजाइम यूज किए, ठीक है। अब बताओ, ये जो पर्टिकुलर साइट है आपने किसी पर्पस के लिए काटा होगा ना, चलो यार सारे नहीं काटते, एक ही काटते हैं, ये वाला काट लें 1 नंबर RS, यानी कि हमने RE1 यूज किया है अभी, तो RS1 पे कट लग गया, कोई प्रॉब्लम, कट लग गया। अब मुझे बता, आपने काहे काटा है? टाइम पास करने के लिए। अरे काटा किस लिए? टाइम पास करने के लिए, डिजायर्ड जीन जोड़ना। बहुत अच्छा, डिजायर जीन जोड़ने के लिए। तो ये मान लो डिजायर जीन आपने पहले से निकाल के रखा होगा, यस और नो, यस और नो, यस सर। यस सर। चलो ये क्या है, डिजायर्ड जीन है, ये क्या है, डिजायर्ड जीन है। तब आप यहाँ क्या करोगे, डिजायर्ड जीन जोड़ोगे, यस और नो। तब क्या बन गया आपका आरडीएनए यस मॉलिक्यूल, आरडीएनए मॉलिक्यूल बन गया। अब आपको पहले से पता है कि यहाँ पे ये क्या है, ओआरआई, ओआरआई। जब ये होस्ट सेल में ट्रांसफर हो जाएगा तो इसका क्या होगा, सेल्फ रेप्लिकेशन। जब सेल्फ रेप्लिकेशन होगा तो मुझे बताना, केवल और केवल इस पूरे सेगमेंट का रेप्लिकेशन होगा या फिर इसका भी रेप्लिकेशन हो जाएगा? उसका भी हो जाएगा। तो क्या इसका भी इसका भी क्लोन हो बनेगा, जाएगा। क्या इसका भी कॉपी बनेगा, यस और नो? यस यस सर। सर। तो क्या ये वही पर्टिकुलर साइट है
क्या ये वही पर्टिकुलर साइट है जिस पर्टिकुलर साइट पर जो डिजायर्ड जीन गया है उसका क्लोन तैयार हो जाएगा? क्या ये वही हाँ साइट हो है जाएगा। जिस पर्टिकुलर साइट पर जो डिजायर्ड जीन गया उसका क्लोन तैयार हो जाएगा? That's why this is called as cloning site. That's why this is called as cloning site. And this entire vector is called as cloning vector. So restriction site और cloning site का क्या लोकेशन सेम है? हाँ। क्या restriction site and cloning site का लोकेशन सेम है? हाँ। लेकिन क्या restriction site cloning site का मीनिंग सेम है? ना। रेस्ट्रिक्शन साइट वो साइट होता है जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना एक्शन दिखाता है। क्लोनिंग साइट वो साइट होता है जहां पर डिजायर्ड जीन का, जिस पर्टिकुलर साइट पर का डिजायर्ड जीन का बहुत सारे क्लोन मिलते हैं। साइट एक ही है लेकिन वर्ड का दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो अब मुझे बताओ कि एक अच्छे वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल के पास, अगर वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल तुम उसको बोल रहे हो, अगर तुम ट्रेन बोल रहे हो, ट्रेन में सीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ मुझे? अरे भैया वो ट्रेन यस किस सर। काम का जहां कोई सीटें नहीं है यार? तो एक अच्छे वेक्टर डीएनए के मॉलिक्यूल के पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए, जिसको कि आप आगे चल के क्लोनिंग साइट्स बोल रहे हैं। तो इन आम भाषा में हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट और क्लोनिंग साइट एक ही बोलते हैं, बोल देते हैं, बोलने को तो बोल देते हैं, लेकिन रिसर्च कम्युनिटी में, साइंटिफिक कम्युनिटी में ये एक वर्ड नहीं है। 12th क्लास में तो एक ही बोल देते हैं, चलो बच्चा लोग को बता देते हैं, ठीक है? आप समझिए कि दोनों एक चीज नहीं है। चलो ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है तो उसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट तो होने ही चाहिए, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये डिजायर्ड जीन कहां से आया है? क्या ये डिजायर्ड जीन किसी डिजायर्ड डीएनए से आया है? उस दिन बताया था मैंने। हेलो, यस सर। ये पूरा का पूरा क्या है? डिजायर्ड डीएनए है। ये पूरा का पूरा क्या है? डिजायर्ड डीएनए है। डीएनए। तो इस डिजायर्ड डीएनए में वो पर्टिकुलर साइट, वो पर्टिकुलर जगह जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वो आपका डिजायर्ड जीन है। यस और नो? तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसको भी कट करने के लिए आपने रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस यूज किया होगा? यस और नो? अरे हाँ यस सर। यार, बिना आरी के कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे भी आपने यस आरी, सर। यहाँ पे भी आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया होगा इसको कट आउट करने के लिए। यस और नो? यस लेकिन सर। मुझे ये बात यस बताओ, सर। इसको तो कट करके आपने यहाँ ले आया। अब मुझे एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर जीन को कट करने के लिए जो आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया है, और यहां पर से भी आपने कट करके निकाला था अभी क्या? याद करो, अभी आपने यहाँ से कट करके निकाल दिया था ब्लू वाला पूरा सेगमेंट, अगर आपको याद हो, ये ब्लैक वाला इस टाइप का जो था। RS1। हाँ, RS1, सही बोला, रिस्क साइट 1 कट करके निकाला था ना अभी थोड़ी देर पहले ये। यस सर। तो उसको भी कट करने के लिए आपने RE1 यूज किया था, क्या था? तो मुझे बताओ, ये वाला एंजाइम जिससे आपने डिजायर्ड डीएनए से डिजायर्ड जीन कट करके निकाला, ये वाला एंजाइम, और जिससे आपने वेक्टर डीएनए के आरएस पर कट लगाया, वो दोनों सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए? वो दोनों, सेम होना चाहिए। जल्दी बताओ। सेम होना चाहिए। वो दोनों सेम होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए तो समझो। आपको मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत डेप्थ में पढ़ाया, आप खुद सोचो। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल यहां से कट के आया, तो इसका लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो एक पर्टिकुलर बेस पेयर रखता होगा। यस और नो? स्पेसिफिक बेस पेयर रखता होगा। तो क्या यस सर। उसी कन्फर्मेशन में यहाँ कोई मॉलिक्यूल आएगा तो अटैच होगा, या दूसरा कन्फर्मेशन वाला भी आके अटैच हो सकता है? सेम कंफर्मेशन वाला आएगा। तो यहां जो अटैच होगा उसका कन्फर्मेशन सेम होकर जो कट आउट हुआ है, यानी कि ये जो डिजायर्ड जीन है और ये जो कट किया हुआ रेस्ट्रिक्शन साइट है, उसका जो एंड है, ये जो किनारा है, एकदम सेम होना चाहिए। और बताओ उसका किनारा एकदम सेम कब होगा? जब दोनों सेम एंजाइम से कट हुआ हो या डिफरेंट एंजाइम से कट हुआ हो? सेम एंजाइम। सेम एंजाइम से कट हुआ हो। अब मुझे बताओ, ये यहाँ पे आ गया, लेकिन ये यहाँ आके क्या अपने आप चिपक जाएगा या इसके लिए कोई एंजाइम चाहिए? एंजाइम चाहिए। कौन सा कोई एंजाइम एंजाइम चाहिए? चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए? DNA लाइगेज। बहुत अच्छा, डीएनए लाइगेज। और इसीलिए एक बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ विच एंजाइम? बच्चे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। DNA लाइगेज। बच्चे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ काम नहीं किया होता, यहाँ काम नहीं किया होता, तो क्या बताओ इसको काट के यहाँ से यहाँ जोड़ने का कोई काम कर रहे होते? नहीं।
आज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर रहा है, इसलिए डीएनए लिगेज भी आके जोड़ने का काम कर रहा है। द गुड educational quality of a teacher provides good educational quality to the टीचर student यार। स्टूडेंट स्टूडेंट। अगर टीचर के पास ही गुड एजुकेशनल क्वालिटीज नहीं होगा तो स्टूडेंट को कहां से देगा। हम पढ़े हैं इसलिए हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, और आपको इसलिए पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हम पढ़े हैं। यही यहाँ पे पूछा गया था एग्जाम में। यह मीटिंग समाप्त होने वाला है, मैं अगले मीटिंग में और बातें आगे बढ़ाता हूँ, मतलब कि रेस्ट्रिक्ट साइट होना ही चाहिए। अब मैं आपको एक सवाल देके छोड़ रहा हूँ, अगले मीटिंग में मिलता हूँ कि एक वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल के पास